उधर काठ गोदाम में विक्रम की बातों से दुखी होकर प्रीति आश्रम में आ चुकी थी। उमा दीदी आश्रम की औरतों को काम करने के लिए बोल चुकी थी। जब प्रीति वहां आई तो अपने प्रोजेक्ट का काम देखने वो प्रोजेक्ट हॉल में आई। आज पीली साड़ी में प्रीति का रंग पीला ही हो गया था। उसका मुरझाया चेहरा उमा दीदी से छुपा हुआ नहीं था, पर अपने उस मुरझाए चेहरे पर भी हल्की मुस्कान लिए वो सभी से मिल रही थी और सभी को उनका काम समझा रही थी। जब से विक्रम गया था, प्रीति ने अपने आप को पूरी तरह से वहां के काम में झोंक दिया था। एक पल के लिए भी वो वहां से कहीं बाहर नहीं जाती थी। जब उसने सभी को अपना काम समझा दिया तो वो अपने केबिन में जाने लगी। उमा दीदी उसे रोकते हुए बोली, प्रीति जरा इधर आओ। प्रीति मुस्कुराते हुए उमा दीदी के पास आकर बोली, क्या बात है दीदी, सब ठीक तो है? उमा दीदी ने अपने हाथ प्रीति की ठुड्डी पर रखते हुए कहा, कैसे मुरझाए फूल की तरह हो गई हो? सब ठीक तो है ना? विक्रम से तुम्हारी बात हुई है? विक्रम की प्रीति से बात ना करने की बात शायद उमा दीदी से भी छुपी नहीं थी। प्रीति ने उमा दीदी की तरफ देखा तो दिल में दबा सारा दर्द आंखों के जरिए बह निकला। उमा दीदी मुस्कुराकर बोली, विक्रम जल्दी आने वाला है तो अपने आप को बिल्कुल ठीक करो। उसके आने पर तुम्हें उसकी नाराजगी दूर करनी है। जितनी तुम बेचैन हो इतना ही तुमसे मिलने के लिए वो भी बेचैन है। वो जब भी मुझसे बात करता है तो उसकी बातों की उदासी मुझे समझ आ जाती है। प्रीति ने अपने आप को संभालते हुए कहा, तो फिर सजा क्यों दे रहे हैं अपने आप को? माफ क्यों नहीं कर देते मुझे? कितनी बार कोशिश की है कि उनसे बात करूं और उन्हें बताऊं कि बहुत फर्क पड़ता है उनके रूठने से। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि अब हम दोनों के बीच और कोई नहीं आएगा। मुझे समझ आ गया है कि वो मुझे क्या समझाना चाहते थे, पर अब वो मुझे समझना ही नहीं चाहते हैं। उमा दीदी ने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे और कहा, तुम्हें अपना ध्यान सब बातों से हटाकर अब अपने काम पे लगा लेना चाहिए। यदि इस तरह से दुखी रहे तो तुम दोनों में से कोई भी अपना काम नहीं कर पाएगा। मैं विक्रम से बात करूं? प्रीति एकटक उमा दीदी को देख रही थी, फिर अपने केबिन में चली गई। पूजा दरवाजे की आड़ से उन दोनों की बातों को सुन रही थी। उसे लगा कि विक्रम भी दृष्टि की मौत का जिम्मेदार प्रीति को ही मान रहा है, इसीलिए वो उससे नाराज है। उमा दीदी के जाते ही वो प्रीति के केबिन में आई। प्रीति खिड़की पर खड़ी बाहर ही देख रही थी। उसे भी विक्रम के समान पहाड़ों को देखना बहुत पसंद था। उधर पूजा कई बार केबिन खटखटा चुकी थी, पर जब प्रीति ने नहीं सुना तो वो खोलकर अंदर आ गई थी। पूजा ने धीरे से कहा, प्रीति दीदी। आवाज सुनकर प्रीति ने चौंक कर पूजा को देखा तो मुस्कुरा कर बोली, अरे आओ बैठो, बहुत दिनों में तुम दिखी हो। मैं तुम्हें कब से बताना चाहती थी कि वाकई दृष्टि की मौत की जिम्मेदार मैं नहीं हूं। सुधा मुझे मारना चाहती थी, पर जाने कैसे उसका निशाना दृष्टि बन गई। पूजा ने इधर उधर देखा और कहा, पर विक्रम भैया को आपने फ्रांस क्यों भेजा? आपको क्या लगता है आप इस तरह से रोना धोना करेंगी और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आप कितनी बड़ी चाल उनके साथ चल रही हैं? प्रीति के कान फिर पूजा की बातें सुनकर खड़े हो गए। वो पूजा की तरफ आई और उसके कंधे पकड़कर कहा, क्या कहा तुमने? क्या मैं विक्रम जी के साथ कोई चाल चल सकती हूँ? वो मेरी जान है और उन्हें कुछ हुआ ना तो शायद मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। पूजा ने प्रीति के हाथ अपने कंधे से हटाकर कहा, जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है या तो आपने अपने किसी मतलब से उन्हें वहां भेजा है या फिर आप उनके साथ कुछ गलत करने वाली है। और सच कहती हूँ, यदि भैया को कुछ हुआ ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। दृष्टि के साथ जो करना था आप कर चुकी हैं, पर विक्रम भैया के साथ नहीं। वो मेरे भाई के साथ पूरे आश्रम के भैया हैं। सच बताइए, आप कोई गेम तो नहीं खेल रही है ना? प्रीति उसे देखकर मुस्कुरा दी और बोली, गेम तो मेरी जिंदगी का हो गया है। तुम्हारा भाई इतना खड़ूस है कि मेरी एक गलती के लिए मुझे अकेले रहने की इतनी बड़ी सजा देकर गया है। अब तुम कहती हो मैं उसके साथ गेम खेल रही हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसके साथ ऐसा कर सकती हूँ? पूजा ने फिर कहा, क्योंकि मैंने देखा है आपने उनसे शादी करने के लिए क्या क्या नहीं किया, और जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है इस बार भी उनके जाने की वजह कहीं आप ही तो नहीं, या फिर आपकी कोई चाल तो नहीं। ये हो सकता है कि उनकी प्रॉपर्टी पर आपका दिल आ गया है। पूजा ये सब बोलकर वहां से चली गई। प्रीति धम से वहीं बैठ गई। उधर पूजा ने अपने आप से कहा, मुझे पक्का यकीन है प्रीति दीदी हो ना हो विक्रम भैया के साथ कोई ना कोई चाल जरूर चल रही है। उन्होंने बहुत चालाकी से सुधा को हटाकर उसकी जगह खुद ले ली, और यहाँ तक
की दृष्टि की जान भी ले ली तो वो तो कुछ भी कर सकती हैं, पर मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। भैया का नंबर भी नहीं है और उमा दीदी, उन्हें तो जाने क्यों प्रीति दीदी पर बहुत यकीन है। उधर प्रीति पूजा की बातें सुनकर सिर पकड़कर बोली, रब जी, ये सब क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? क्यों मुझे बार बार सब दोषी समझते हैं? पहले विक्रम, उन्हें लगता था मैं उनके साथ चाल चल रही हूँ और उनसे शादी करने के लिए मैंने वो सब कुछ किया, और अब ये पूजा जाने क्यों मेरे पीछे पड़ी है। इसे क्या पता उसका भाई इतना दुष्ट है जो मुझे एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा देकर गया है, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा खुद उसके हिस्से में आया है। प्रीति की आंखों के सामने विक्रम का वही चेहरा घूम गया जो उसने नानी से बात करते समय देखा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे प्रीति की जैसे जान लिए जा रहे थे। उसने सोचा, पता नहीं ठीक से खाना खाते होंगे या नहीं। प्रीति फिर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की, पर आंखें बंद करने के बाद भी उसे विक्रम का वही चेहरा दिखाई दे रहा था। प्रीति ने अपने आप से कहा, अब आपको यहाँ आना ही होगा। उसने कुछ सोचा और वॉइस रिकॉर्डिंग करके विक्रम को भेज दिया। उसने अपनी आंखों की कोरों में बहते हुए आंसुओं को पोंछा और फिर से प्रोजेक्ट हॉल में प्रोजेक्ट का काम देखने चली गई। उधर फ्रांस में विक्रम की फोन की नोटिफिकेशन बेल बजी। उसने अपना फोन देखा तो प्रीति की वॉइस रिकॉर्डिंग थी। उसने ईयरफोन लगाया और प्रीति ने भेजी हुई रिकॉर्डिंग को सुनने लगा। मैं जानती हूं आप मुझसे नाराज हैं, शायद बहुत नाराज हैं, पर अब मैं समझ चुकी हूं जो आप मुझे समझाना चाहते थे। उस दिन जो भी हुआ वो गलती से हुआ। खैर छोड़िए उसे, पर इतने दिनों से आपने मुझसे जो बात नहीं की, कह नहीं सकती, पर एक एक पल जीना मुश्किल सा हो गया है। प्लीज विक्रम, क्या एक बार भी बात नहीं करेंगे? आपके बगैर आपकी प्रीति जिंदा लाश बन गई है। आज यदि आपने बात नहीं की तो अब प्रीति को कभी जिंदा नहीं पाएंगे। विक्रम ने जब प्रीति की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी तो उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। उसे प्रीति का आंसुओं से भरा चेहरा याद आ गया। उसने अपने मन को कड़ा करते हुए कहा, अब बहुत हो गया, मुझे इसे इतनी सजा नहीं देनी चाहिए, और मरने की बातें वो कैसे कर सकती है। उसने प्रीति को वीडियो कॉल किया तो प्रीति के रोते हुए चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई। उसने झट से विक्रम का कॉल पिक किया। दोनों ही आंखों में आंसू भरे एक दूसरे को देख रहे थे। प्यार इतना गहरा हो चुका था कि बताना मुश्किल था। कितनी देर दोनों एक दूसरे से बगैर बोले कुछ ऐसे ही देखते रहे। विक्रम ने प्रीति से कहा, मैं जल्दी यहाँ का काम खत्म करके आ रहा हूँ और मुझे तुम बिल्कुल वैसी चाहिए जैसे तुम थी, और यदि तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू गिरा ना तो देखना मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा, और मरने की बातें जो आज तुमने की है दोबारा मत करना। प्रीति ने झट से अपने आंसू पोंछ लिए और कहा, इतना तड़पा कैसे लेते हो मुझे? इतनी सी भी दया नहीं आई? सच कहती हूँ, आप हमेशा खड़ूस, सड़ू और दुष्ट ही रहेंगे। विक्रम उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिया। इसी बीच ड्राइवर की आवाज आई, सर होटल आ गया है। विक्रम ने एक नजर फिर प्रीति को देखा और धीरे से उससे कहा, मैं जल्दी तुमसे मिलूंगा, तुम्हारी शिकायतों को दूर करने के लिए। प्रीति भी हल्के से मुस्कुरा दी। दोनों की आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही थी। विक्रम ने फोन कट किया, पर प्रीति अभी भी उस बंद फोन को ही देखे जा रही थी और उसके चेहरे पर छाई मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। विक्रम किसी से मिलने के लिए होटल डिजायर आया था। उसके असिस्टेंट ने सामने वाले को कॉल करके उसके यहाँ आने की इन्फॉर्मेशन दे दी थी। वो जैसे ही उस होटल में एंटर हुआ, किसी ने ऊपर की मंजिल से उसे देखते हुए कहा, बहुत समय के बाद ही सही, पर तुमसे मुलाकात हो गई। तुम देखना, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे, तुम्हें तो सुधा का होना ही है। विक्रम होटल के अंदर आया तो सामने वाले क्लाइंट के असिस्टेंट ने उसे थर्ड फ्लोर जाने को कहा। विक्रम भी अपने असिस्टेंट के साथ थर्ड फ्लोर चला गया। मीटिंग होटल डिजायर के थर्ड फ्लोर के टेरेस पर ऑर्गेनाइज की थी। विक्रम ने अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, हमें ये मीटिंग जल्दी खत्म करनी है। इसके बाद कल 2 क्लाइंट से मिलना है और फिर मैं इंडिया निकल जाऊंगा। मेरी इंडिया जाने की सारी तैयारियां करवा दो। मैं अभी यहाँ ज्यादा समय नहीं रुकना चाहता। विक्रम के असिस्टेंट ने भी उसकी बातें सुनकर हाँ कह दिया। विक्रम जब टेरेस पर आया तो सारी चीजें एकदम डिसेंट तरीके से ऑर्गेनाइज थी। टेरेस के एक कोने में टेबल पर चेयर लगी हुई थी। वहां पर शॉर्ट ड्रेस पहने एक लेडी पीछे की तरफ मुंह करके खड़ी हुई थी, जैसे उसे विक्रम के आने का पता ही ना चला हो। विक्रम ने अपने असिस्टेंट से कहा, तुम तो कह रहे थे कि मुझे मिस्टर माइकल से मिलना है और वो हमारा यही इंतजार कर रहे हैं,
पर यहाँ तो मिस्टर माइकल दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। फिर वो आगे बढ़ते हुए बताई हुई टेबल चेयर के पास आ गया। मिस्टर माइकल के असिस्टेंट ने विक्रम के लिए चेयर खींची, जिस पर जाकर विक्रम बैठ गया। विक्रम के असिस्टेंट ने माइकल को फोन लगाने के लिए अपना फोन निकाला और वो माइकल को फोन लगाता तभी वो औरत मुस्कुराते हुए पलटी और उसे देखकर एक पल के लिए विक्रम भी चौंक गया। उस औरत की शक्ल काफी कुछ प्रीति से मिलती जुलती थी। वो औरत मुस्कुराती हुई विक्रम के पास आकर बोली, वेलकम मिस्टर विक्रम, मैं स्वीटी इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही हूँ, तो मेरे भाई ने ये मीटिंग मेरे लिए आपके साथ फिक्स की है। विक्रम स्वीटी को ही देखे जा रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही शक्ल के दो आदमी हो और वो भी अलग अलग जगह। वहीं स्वीटी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसने अपने मन में कहा, तुम्हारे दिल में अभी भी प्रीति के लिए प्यार है और वो बेचारी तो भगवान के पास चली गई है। अब देखती हूँ कि इस स्वीटी के लिए तुम्हारा दिल कैसे नहीं धड़कता। उस आधे घंटे की मीटिंग में भी विक्रम का ध्यान उस प्रोजेक्ट पर था ही नहीं। सच तो ये था कि वो स्वीटी और प्रीति को मिलाने में लगा हुआ था। मीटिंग खत्म होने पर स्वीटी के असिस्टेंट ने विक्रम के सामने प्रोजेक्ट की फाइल रख दी। विक्रम ने उस फाइल को सरसरी निगाहों से देखा और उसे अपने असिस्टेंट को देते हुए कहा, मैं ये फाइल अच्छी तरह से रीड करके साइन करना चाहूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद मेरे मामा जी को कोई दिक्कत हो, तो मैं इस प्रोजेक्ट की हर बारीकी को देखना चाहता हूँ। स्वीटी ने भी मुस्कुराकर हाँ कह दिया। विक्रम उठने को हुआ तो स्वीटी ने कहा, अब आपसे हमारी मुलाकात बहुत जल्दी होगी मिस्टर विक्रम। विक्रम ने भी पलटकर जाते हुए कहा, शायद अब मुलाकात की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो अपने असिस्टेंट के साथ चला गया। उसके जाने के बाद स्वीटी ने उस टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, मैंने तुम्हारे दिल में जगह बनाने के लिए प्रीति का चेहरा लगाया है, फिर भी तुम पर कोई असर नहीं हो रहा है। क्यों तुम्हारे चेहरे की चमक ये बता रही है जैसे कि प्रीति जाने का तुम्हें कोई दुख ही ना हुआ हो। कहीं ऐसा तो नहीं प्रीति अभी भी जिंदा हो? उसने गुस्से में फोन को निकाला और उसे देखते हुए कहा, पर छोटा छतरी ने तो कहा था कि उसके आदमी ने प्रीति को खत्म कर दिया है। फिर विक्रम की बातों से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। फिर उसने कहीं और फोन लगाया।